हेलो एंड वेलकम टू द गुरुकुल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई गुरुकुल में। और यहाँ पर हमने एनवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसके हमने 2 पार्ट को किया था। और आज हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है और 2016 के पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। और पीजीटी में जैसा कि पेपर 1 सभी पीजीटीज़ के लिए सेम होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की पीजीटी हो, तो पेपर 1 सबके लिए सेम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है हर पीजीटी सब्जेक्ट वाइज के लिए। तो चाहे वो हिस्ट्री पीजीटी हो, केमिस्ट्री पीजीटी हो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और पेडागोजी थोड़ी सी अलग आती है एनवीएस में अगर बात करेंगे विथ इन कंपैरिजन टू सीटेट या फिर केवीएस। तो किस तरह का पेडागोजी होता है ये हम समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का पेडागोजी का सवाल पूछा जाता है नवोदय विद्यालय की पीजीटी के एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होता है। ये 101 से 120 तक 20 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. Which of the following voice the above statement? So यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, इसमें इस समय ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाने का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हो, परंतु रुचि और मत और सदाचार बुद्धि में वो अंग्रेज हो। यह किसका कथन है? तो ये कथन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि पहले तो मैं बता दूँ आंसर क्या होगा। तो आंसर जो उसका होगा ये ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड मैकाले इसका आंसर होगा। अब क्यों होगा? मैकाले ने एक एजुकेशन पॉलिसी दी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इंडियन इन ब्लड एंड इंग्लिश इन इंटेलेक्ट। तो ये टीबी मैकाले ने कहा था। और वो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे जनरल विलियम बेंटिक को उन्होंने 1835 में ये सौंपा था अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के समर्थन में। अपना ये स्टेटमेंट उन्होंने सौंपा था। तो ये दिया था लॉर्ड मैकाले ने। लेकिन किसको दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ये उस समय के गवर्नर थे। और इस जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि स्वयं लॉर्ड मैकाले हैं जिनकी संस्कृति के अनुसार पर अंग्रेजी भाषा 1835 में देश में शिक्षा का माध्यम बनी। नहीं तो उसके पहले क्या होता था, इंग्लिश मीडियम जितने भी थे, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे, हम इंग्लिश मीडियम में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। आपको मालूम होना चाहिए, आप पीजीटी में अपेयर होने वाले हैं, इसलिए कि मैकाले एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसके जो बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं, मैं आपको अगर आपको मैकाले एजुकेशन पॉलिसी पर अगर वीडियो चाहिए, इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। जनरली लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, और लेकिन ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जितने फैक्ट इन्होंने दिए हैं कि जितने भी लॉर्ड मैकाले हैं, जो उन्होंने ही पहली बार ये प्रस्ताव रखा था 1835 में कि इंग्लिश मीडियम में शिक्षा एजुकेशन हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। और उसी के बेस्ड पर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलने लगे हैं। अब तभी से जो 1835 में इन्होंने दिया था, यही मेन रीज़न था मैकाले की पॉलिसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Operation Blackboard was introduced to improve the quality of primary education. Which of the following are essential elements of the scheme? अब ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन यानी कि श्यामपट्ट अभियान प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? एटलीस्ट 1 टीचर इन एवरी स्कूल, कि हर स्कूल में एक शिक्षक कम से कम हो। या फिर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, अध्यापन और अधिगम के लिए आवश्यक सामग्री की अभिपूर्ति हो। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हो। और प्रोविजन ऑफ अ बिल्डिंग विथ एट लीस्ट 2 रीजनेबल लार्ज रूम्स। सो इमारत में कम से कम 2 काफ़ी हद तक बड़े कमरे होने चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में जो कहा गया था, तो ब्लैकबोर्ड में ये भी कहा गया था कि हर स्कूल में कम से कम 1 टीचर होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी उसकी जो एसेंशियल लर्निंग मटेरियल है टीचिंग के लिए, वो सारे अवेलेबल कराए जाए। और सेपरेट टॉयलेट्स हो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। और उन्होंने प्रोविज़न किया था कि बिल्डिंग जो होने चाहिए जिसमें कम से कम बड़े कमरे होने चाहिए और जिसमें कि लाइट आती हो। तो ये चारों ही करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
A, B, C and D. Next है 103, where CR that is conditioned response, UR is unconditioned response, CS is conditioned stimulus and US that is unconditioned stimulus. यानी कि यहाँ CR अनुकूलित प्रतिक्रिया, UR अनानुकूलित प्रतिक्रिया, CS अनुकूलित उद्दीपन और US अनानुकूलित उद्दीपन है. सो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग के संबंध में यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है आपको उसका चुनाव करना है. तो क्लासिकल कंडीशनिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ CR इज ऑलवेज लेस देन द UR. मतलब इसका क्या है कि जो हमारा जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है ये हमेशा कम होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स से, या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स या फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो होते हैं ऑलवेज सेम काइंड के रिस्पॉन्स होते हैं, या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स या अनकंडीशन रिस्पॉन्स नेचर वाइज अलग अलग होते हैं, या फिर अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो प्रीसीड CS. हमेशा अनकंडीशन जो होता है वो हमेशा कंडीशन स्टिमुलस को के पहले होना चाहिए, अनकंडीशन स्टिमुलस. तो यहाँ पर जो संबंध में गलत कथन है कि अनकंडीशन जो स्टिमुलस है वो हमेशा कंडीशन स्टिमुलस से पहले होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा. नेक्स्ट, Question number 104. With respect to educational psychology, which one of the following completely describes punishment? तो शैक्षणिक मनोविज्ञान के संबंध में दंड को निम्नलिखित में से क्या पूरी तरह से परिभाषित करता है? क्या इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेनफोर्सर की सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की प्रस्तुति हो, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्सर विद एंड विड्रॉल ऑफ नेगेटिव रेनफोर्सर. तो सकारात्मक पुनर्बलन की प्रारंभिक प्रस्तुति हो और नकारात्मक पुनर्बलन को हटा लिया जाए, और विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्सर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव रेनफोर्सर, या फिर सकारात्मक पुनर्बलन को हटाना या नकारात्मक पुनर्बलन की प्रारंभिक प्रस्तुति, या फिर विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेनफोर्सर, सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्बलन दोनों को हटा देना चाहिए. तो अभी ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए. सकारात्मक जो पुनर्बलन है इसमें से गलत कौन सा है, जो शिक्षा में दंड को निम्नलिखित में से क्या पूरी तरह से परिभाषित करता है. कि दंड क्या होता है? दंड ये होता है कि आप सकारात्मक पुनर्बलन को, जो कभी भी पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को, उससे क्या होता है, बच्चों की जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है वो खत्म हो जाती है, और वो क्या होता है, निगेटिव रेनफोर्स्ड हो जाते हैं बच्चे. तो आप बच्चों को निगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हो. तो अगर आप यहाँ पर बच्चों को क्या कर रहे हो, अगर दंड दे रहे हो तो इसका मतलब आप बच्चों को निगेटिवली रेनफोर्स्ड कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ स्टूडेंट इज एबल टू रिकॉग्नाइज एट सब्ट्रैक्शन इज अ रिवर्स ऑफ एडिशन. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर एक बच्चा ये पहचान कर पाने में सक्षम हो जाता है कि जो घटाने की क्रिया है वो जोड़ने की प्रक्रिया की उल्टी होती है. तो ये सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो ये हो जाता है, बच्चा सीख लेता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में. क्वेश्चन नंबर 106. द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू हेल्प स्टूडेंट्स इलेबोरेट एंड ऑर्गेनाइज न्यू नॉलेज इज टू. सो नए ज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में बच्चों की सहायता करने का सबसे व्यवहारिक तरीका कौन सा है? टीच देम हाउ टू टेक नोट्स. उन्हें सिखाना चाहिए कि किस प्रकार मुख्य मुख्य बातों को लिख लें, या फिर आस्क डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, विवरणात्मक प्रश्न को पूछना, या फिर गिव होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, नियमित आधार पर गृह कार्य देना, या फिर यूज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित अधिगम का उपयोग करना. तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि हमें क्या है, हमें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बच्चों को सिखाना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है मिस्टर भगत नोटिसेस इन हर क्लास. Mrs. Bhagat notices in her class that one of her student Chetan is restless in his seat and seems to get easily distracted. He has difficulty
recognizing words and letters and reads slowly with little fluency. He has limited vocabulary and has difficulty copying words from the blackboard. Chetan may be showing signs of. अब यहाँ पे श्रीमती भगत है जो अपनी क्लास में देखती है कि उसका एक जो स्टूडेंट है चेतन, वो अपनी सीट पे बेचैन है और उसका ध्यान बहुत जल्दी से भंग हो जा रहा है, तो उसे अपने शब्द और अक्षर पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। साथ ही साथ वो जो फ्लुएंसी है उसके साथ वो बहुत धीरे धीरे पढ़ता है और उसकी जो वोकेबलरी है वो भी बहुत सीमित है और उसे ब्लैक बोर्ड से शब्दों की को लिखने में भी कठिनाई हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सा तो बच्चे में क्या है, लर्निंग इम्पेयरमेंट है, अधिगम दोष है, या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर है, भाषा विकृति, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अशक्तता, या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर है यानी कि व्यवहार परक विकार। तो बच्चे में इससे पता चल रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, जब बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है, उसे देखने में भी तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली उसे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। व्हेन अ टीचर कॉम्प्लीमेंट्स टू स्टूडेंट्स फॉर अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशंस इन देयर अर्थमेटिक नोटबुक, अदर स्टूडेंट टर्न इन illustrated arithmetic notebooks. This is an example of. जब क्या करते हैं, जब टीचर बच्चों को दो बच्चों को की नोटबुक को अगर देखते हैं, एक बच्चा का दो बच्चों के बीच में बता रहे हैं, तो एक बच्चा जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव एग्जाम्पल्स देकर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो दूसरा बच्चा भी क्या करता है, उसको फॉलो करने लगता है और दूसरे बच्चे की तरह से नोटबुक बनाने पर वो भी ध्यान देने लगता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्या उदाहरण देता है? डायरेक्ट रेनफोर्समेंट, प्रत्यक्ष पुनर्बलन का, सेल्फ रेनफोर्समेंट स्व पुनर्बलन का, या फिर विकैरियस रेनफोर्समेंट यानी किसी की उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का, या फिर रेसिप्रोकल कैजुअलिटी यानी पारस्परिक आकस्मिकता का। तो यहाँ डायरेक्ट रेनफोर्समेंट तो नहीं हो रहा है, ये सेल्फ रेनफोर्समेंट भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये यहाँ पे विकैरियस रेनफोर्समेंट, क्योंकि बच्चा किसी की उपलब्धि से प्रभावित होकर इसे पुनर्बलन कर रहा है, तो ये जो होता है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Question number 109. While young children may learn addition and subtraction of two-digit numbers at school, they find it difficult to calculate how much change they should get back when they buy an ice cream or a chocolate. This is probably because बच्चे जो होते हैं 2 अंकों की संख्या को जोड़ना घटाना स्कूल में सीख लेते हैं, लेकिन जब वो आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तब ये गणना करने में उसे कठिनाई होती है कि कितने पैसे लेने हैं या फिर देने हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आपके हिसाब से क्या आंसर करेक्ट है? तो डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़ नॉट टास्क रिलेटेड, मतलब घोषणात्मक कार्य जो होता है वो संबंधित नहीं होता है, या फिर प्रोसीजरल नॉलेज इज़ ऑफन लर्नड विद कंसिडरेबल प्रैक्टिस, कार्यविधि ज्ञान प्राय काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है, या फिर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र, जो प्रत्ययात्मक ज्ञान अंतरण के लिए काफ़ी अमूर्त होता है, या फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़ एक्सप्लिसिट नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान समझने में आसान होता है। अब यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये होगा कि जो बच्चे होते हैं जब वो क्लासरूम में सीख रहे हैं जोड़ना या घटाना, तो उनके पास कॉपी या पेन होता है जिससे कि वो अब उसे कर लेते हैं, लेकिन डेली लाइफ में वही उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जब वो करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस की नहीं होता, इसलिए वो जल्दी नहीं कर पाते। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोसीजरल नॉलेज इज़ ऑफन लर्न विद कंसिडरेबल प्रैक्टिस। सो मतलब कोई भी काम बच्चे काफ़ी अभ्यास के बाद अभ्यास करने से सीखा जा सकता है। ललित इज एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज एकेडमिक प्रॉब्लम्स विद द सपोर्ट ऑफ हिज क्लासमेट दिनेश। विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस डिस्क्राइब दिस पोजीशन। सो यहाँ पर ललित अपने एक फ्रेंड है दिनेश, उसकी हेल्प से अपने कुछ एकेडमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर पाता है। तो ऐसे में ये कौन सी धारणा उसकी स्थिति को स्पष्ट कर रही है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो नहीं होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जब बच्चा कोई किसी की हेल्प के बिना और या फिर बिना हेल्प के किसी काम को कर पाता है, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ वो तो नहीं है।
स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन भी नहीं है, मतलब नियमित संक्रियाओं की अवस्था भी नहीं है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, समस्या आधारित अधिगम है, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो होगा 110 का 4 होगा कोऑपरेटिव लर्निंग। तो बच्चा यहाँ पर सीख रहा है आपस में। नेक्स्ट है perceived existence of some sort of historical or contemporary social and economic disadvantage is the basis of। किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ की perceived existence of some sort of historical or contemporary social and economic disadvantage is the basis of। किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य मौजूदगी किसका आधार होती है? इंक्लूजन इन एजुकेशन, शिक्षा में समावेशन का, या फिर रिजर्वेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आरक्षण का, या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेश का, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम का। तो यहाँ पर जो किसी भी ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक या आर्थिक लाभ में मौजूदगी जो होती है, हिस्टोरिकल या कॉन्टेम्प्ररी सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है, उसका आधार यही होता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन। जब आप एजुकेशन में रिजर्वेशन कर देते हो तो इससे ये प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ललिता plans to be a teacher. She has been told by her friends and family that she interacts well with children. Lalita's mother is a teacher and she has never questioned Lalita's expectation that she becomes a teacher. ललिता's identity state is one of। अब ललिता जो है वो टीचर बनने का फैसला करती है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के द्वारा कहा गया है कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट करती है। अब ललिता की माँ भी टीचर है और उसने जब ललिता ने ये बात जाहिर करी तो उसने कभी इस बात पे सवाल नहीं उठाया। तो अभी ललिता की जो अभिज्ञान की अवस्था है ये किस तरह की है? तो इसे क्या बोलेंगे आप? फोरक्लोजर, मोरोटोरियम, या फिर डिफ्यूजन, या अचीवमेंट। तो यहाँ पे फोरक्लोजर नहीं होगा। फोरक्लोजर एक अलग टर्म होता है जो यहाँ पे बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मोरोटोरियम भी नहीं होगा क्योंकि मोरोटोरियम का मतलब होता है किसी पर किसी की जो गतिविधि है उस पर कोई अस्थायी प्रतिबंध लगा देना, वो भी नहीं। डिफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? एक अचीवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव टीचर मस्ट कम्युनिकेट टू स्टूडेंट्स दैट he or she is aware of everything is happening in the classroom, that she is not missing anything. This technique of preventing problems in the class is। अब एक प्रभावशाली टीचर को अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि जो उनके क्लासरूम में हो रहा है उसे सब कुछ इस बारे में पता है और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो उसको नहीं पता या उसे छूट गई हो। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो क्लासरूम में किन प्रॉब्लम्स को रोकने का ये टेक्निक है, बच्चे को ये बताना। तो ये क्या है? यहाँ पे विदिटनेस, या फिर ओवरलैपिंग, या फिर ग्रुप फोकसिंग, या फिर मूवमेंट अचीवमेंट। तो ये जो होगा ये मूवमेंट मैनेजमेंट का होगा टेक्निक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस डू यू कंसीडर लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस अचीवमेंट डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो बच्चों के बीच उपलब्धि भिन्नताओं को कम करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण प्रथा जो है इसमें कौन सी है? नॉट गिविंग स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी टू चूज देयर ओन एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्लास। बच्चों को कक्षा के अंदर अपनी गतिविधियां चुनने की स्वायत्ता प्राप्त नहीं करना। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है कि बच्चों को आप अपनी पसंद की चीज़ें जो है गतिविधि चुनने ना दें। हैविंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट एंड टू रिवार्ड देम टू देयर अकम्पलिशमेंट, या फिर इंटरेस्टिंग टीचिंग इन incorporating a variety of learning aids, promoting students engagement and involvement in school। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टेंडेंसीज
मीन, मीडियन एंड मोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो केंद्रीय प्रवृत्तियां, माध्य, मध्यिका और बाहुल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मोड इज यूज्ड व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोस्ट टिपिकल वैल्यू। सो बाहुल्य का उपयोग तब होता है जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे सर्वाधिक प्रारूपिक होती है। या फिर मीडियन इज यूज्ड व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैविंग द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी इज वांटेड। माध्यिका का उपयोग तब होता है जब केंद्रीय प्रवृत्ति में अधिकतम स्थायित्व चाहिए। मीन इज यूज्ड व्हेन अदर स्टैटिक्स आर टू बी कंप्यूटेड लेटर। माध्य का उपयोग तब होता है जब अन्य सांख्यिकी की परिगणना बाद में करनी होती है। या फिर मोड इज यूज्ड व्हेन अ क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज वांटेड। बहुलक का उपयोग तब होता है जब केंद्रीय प्रवृत्ति की शीघ्र तथा लगभग सही माप होनी चाहिए। तो 115 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। मोड इज यूज्ड व्हेन अ quick and approximate measure of central tendency is wanted. Question number 18. Discipline is necessary for self-realization. There should be no free discipline, external constraints or suppression of spontaneous activity. The teacher should guide the children in acquiring the spiritual values of the universe. The above description of discipline belongs to which one of the following school of philosophical thought? अब यहाँ पर आत्म प्रत्यक्षीकरण के लिए अनुशासन आवश्यक है। सहज क्रियाकलापों का दमन, स्वच्छंद अनुशासन का बाहरी रुकावटें ना हो। सृष्टि के आध्यात्मिक मूल्य अर्जित करने में अध्यापक को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अनुशासन का उपयुक्त विवरण दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का। तो ये जो होता है ये है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म का। नेक्स्ट है with respect to methods of teaching, which one of the following school is of philosophical thought is of the opinion that a method of teaching must consist of looking away from first thing principles and of looking towards last thing fruits, consequences, facts. It is in submitting conceptions to the control of experience in the process of verifying them that one finds examples of what is called truth. Truth means verification. अध्यापन पद्धतियों के संबंध में दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का मत है कि अध्यापन पद्धति को पहले चीजों सिद्धांतों से हटकर अंतिम चीजों, फलों, परिणामों तथा तथ्यों का विचार करना समाविष्ट करना चाहिए। धारणाओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में ही सत्य के उदाहरण मिलते हैं। सत्य का अर्थ सत्यापन है। तो ये कहा गया था व्यवहारिकतावाद यानी कि यहाँ पर ये कहा गया था प्रैग्मेटिज्म के अनुसार कि क्या है इसमें कि आप जब किसी चीज़ को करते हो तो उसके फल की जो चिंता है वो भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो प्रोसेस है वहाँ पर जो होता है उसको समाविष्ट करने से जो प्रक्रिया है उसके दौरान अनुभव के अधीन छोड़ देने में जो होता है सत्य के उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन है ये। Which one of the following does not pertain to philosophical views of रविन्द्रनाथ टैगोर? So इनमें से कौन सा विचार रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो पहला विचार जो है ह्यूमनिज्म वॉज द की नोट ऑफ हिज फिलोसफी। उनके दर्शन का मुख्य विचार मानवतावाद है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उनकी जो फिलोसफी थी उन्होंने ह्यूमनिज्म पर जोर दिया था। ही
एडवोकेटेड क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत भी की थी, इसलिए उन्होंने विश्व भारती बनाया वहाँ पर हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा का जो है अलग से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। ही बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ माइंड विच कैन ओनली बी अचीव थ्रू द पाथ ऑफ फ्रीडम, वो मानते थे कि मन बुद्धि की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे जिससे कि स्वतंत्रता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल उनकी विचारधारा से रिलेट करता है। द वांटेड टू ब्रिंग अप पीपल्स इन इनसेपरेबल एसोसिएशन विथ नेचर, वे बच्चों को प्रकृति के अपृथकीकरण साहचर्य में रखकर पोषित करना चाहते थे। यहाँ पर ये भी गलत, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है जो हमारा, मुझे जो लग रहा है ज़्यादा होना चाहिए चारों में, ये है ओके। इसका आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी अगर एक चुनना है मुझे तो की नोट ऑफ इस फिलॉसफी, दर्शन के मुख्य विचार मानवतावाद हैं। ओके, मैं इसका आंसर आपको बाद में कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगी। ये अभी मुझे इस पे डाउट लग रहा है क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि चारों, ही वांटेड टू ब्रिंग अप इनसेपरेबल एसोसिएशन विथ नेचर, ये भी सही लग रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी बाद में कमेंट सेक्शन में इसको देख के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।